प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और आप किस प्रकार से आंसर सटीक दे पाते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि बालक का जन्म प्रसव की किस अवस्था में होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सभी लोग बताइएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो बालक का जन्म प्रसव की किस अवस्था में होता है? सभी लोग बताइएगा। कई बार रिपीट हुआ आपकी एग्जाम में, टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बालक का जन्म प्रसव की किस अवस्था में होता है। फिर से अगर रिपीट होता आपके एग्जाम में तो क्या जवाब होगा? वह होगा बाल द्वितीय अवस्था। लेबर एंड डिलीवरी की दूसरी अवस्था कहलाती है और इस अवस्था को एक और नाम से जानते हैं, वह अवस्था होती है पुशिंग स्टेज। कौन सी अवस्था? पुशिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जोर लगाने की अवस्था कहते हैं, जो गर्भाशय का मुंह पूरा लगभग 10 सेंटीमीटर खुलने के बाद शुरू होता है और बच्चे के जन्म के साथ पूरी होती है। 3 अवस्था में प्रसव की पूरी प्रक्रिया होती। प्रथम अवस्था में सर्विक्स का फैलना होता है, इसमें संकुचन शुरू होता है और गर्भाशय का मुंह 10 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो जाता है। दूसरी अवस्था शिशु का जन्म होता है। इस अवस्था में माँ को बच्चे के नीचे की ओर धकेलना, पुश करने की तीव्र इच्छा होती है। इसी चरण से बच्चा का जन्म नलिका यानी बर्थ कैनल से बाहर आता है। तीसरी अवस्था होती प्लेसेंटा का बाहर आना। शिशु के जन्म के बाद गर्भनाल या प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं, गर्भाशय से अलग होकर योनि के रास्ते बाहर निकलती। 3 होती है। तो ये जो बालक का जन्म प्रसव जो होता है वह द्वितीय अवस्था कहलाया जाएगा। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है सूक्ष्म पेशी कौशल फाइन मसल्स स्किल्स कौन सा कहलाता है? उछलना, कूदना, लिखना, दौड़ना। यह आपके टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। सभी लोग बताइए। सूक्ष्म पेशी कौशल जो कहलाता है कहीं ना कहीं लिखना कहलाता है। लिखना क्या तो होता है? सूक्ष्म पेशी कौशल का उदाहरण एग्जाम्पल कहला जाता है और कई बार जो है आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है और आपके पेपर में रिपीट होता है। ये प्रश्न रिपीट होते आपको लेवल पता चलेगा। अंत में सभी को बताना इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है, आपके आंसर कितने ऑप्शंस, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। मनुष्य के जीवन को विकास की दृष्टि से कितनी अवस्था में विभाजित किया गया है? 4, 2, 6, 5। ये भी कई बार टेट एग्जाम में आया है, आपके टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को फीडबैक करना है कि मनुष्य के जीवन को विकास की दृष्टि से कितनी अवस्था में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों टोटल 6 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। थर्ड ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे सही कर लेना है। कई 8 अवस्थाएं भी दी रहती हैं। अगर मान लीजिए 6, अगर 8 अवस्था दिया रहता है तो 8 अवस्था करिएगा और 6 अवस्था है तो 6 अवस्था कर लेना। तो यहाँ पे 6 अवस्था दिया गया है। मनुष्य के जीवन को यानी मानव विकास मनोविज्ञान की दृष्टि से 8 अवस्थाएँ होती। गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। टोटल यहाँ पे 6 होते हैं और अगर ज़्यादा आता है तो प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ हो। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ऑप्शन को ध्यान में रखकर यहाँ पे हम 6 पे ऑप्शन पे लगा देंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के क्रम को क्रमबद्ध करना है। तो सभी लोग जानते हैं पहला तो शैशवावस्था होता है, जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था। बाल्यावस्था 6 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था। प्रौढ़ावस्था जो होता है कहीं ना कहीं 40 वर्ष तक की अवस्था में माना जाता है। किशोरावस्था 12 से 18 होता है 18, और प्रौढ़ावस्था जो कहला जाता है वह 40 से लेके 65 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था कहलाता है। तो जो यहाँ पे अवस्थाओं का क्रम है पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा और अवस्थाओं का क्रम आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न कि दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? यह भी कई बार रिपीट हुआ है, मॉडरेट क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? जब आपका जवाब अगर जीन पियाजे जी है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसमें प्रमुख प्रणेता जीन पियाजे जी, लुइस टर्मन भी आते हैं और सिगमंड फ्रायड। क्या होगा? सिगमंड फ्रायड। यानी 3 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जीन पियाजे जी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। जीन पियाजे जी बालक विकास और संज्ञानात्मक विकास के
अपने प्रसिद्ध सिद्धांत आधार दीर्घकालीन अवलोकन को ही बनाया था। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक अपने बच्चों के विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया था। तो जीन पियाजे जी इज द बेस्ट ऑप्शन, इज द राइट आंसर। वातावरण के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 1, 2। सभी लोग बताइएगा। कई बार पूछा जाता है बाल विकास में कि वातावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो बाल विकास में वातावरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए कि वातावरण जो 2 प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं। थोड़ा नॉलेज भी आपका चेक करना है, आपको भी माइंड की मेमोरी चेक करना है। व्यक्तित्व की पूर्ण व्याख्या हो सकती है व्यक्ति के शारीरिक गुणों से, मानसिक गुणों से, क्षमताओं से। क्षमता, शारीरिक, मानसिक गुण तीनों से होगी। तो ये आप भली भांति जानते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो अधिकतर ज़्यादा 4th ऑप्शन सही होता है। तो व्यक्तित्व की पूर्ण व्याख्या हो सकती है व्यक्ति की क्षमता, शारीरिक, मानसिक गुण तीनों को मिला के हो सकती है। तो 4th ऑप्शन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का निर्धारण होता है जैविक तत्वों से, सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों से, मनोवैज्ञानिक तत्वों से या केवल सांस्कृतिक तत्वों से। तो केवल नेगेटिव हो जाएगा, जैविक नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्धारण जैविक से नहीं होता है। व्यक्तित्व का निर्धारण सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर होता है। व्यक्तित्व का निर्धारण समाज और सांस्कृतिक तत्वों इन दोनों से मिलकर व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। क्योंकि जहाँ बच्चा रहेगा, समाज में रहेगा, सांस्कृतिक तत्व होंगे, उन्हीं से व्यक्तित्व का निर्धारण होगा। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और गतिविधियां किस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए? विषय प्रसंग में स्वाभाविक रूप से समाहित होकर, पुस्तक में विभिन्न स्थानों पर, यूनिट के अंत में या अध्याय के अंत में। सभी कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। तो एक ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और गतिविधियां किस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए? कहीं ना कहीं विषय प्रसंग में स्वाभाविक रूप से समाहित होकर, विषय प्रसंग में स्वाभाविक रूप से समाहित होकर प्रदान करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न दिया गया है और प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा फीडबैक भी आप लोग करेंगे ही करेंगे। तो चलिए सभी लोग प्यारा सा फीडबैक करिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षक को किसकी अनुमति देता है? जब आप नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, तभी आपसे प्रश्न किया जाएगा कि विद्यालय आधारित आकलन, जिसे हम SBA बोलते हैं, क्या बोलते हैं? SBA, विद्यालय आधारित आकलन को किसकी अनुमति देता है? तो वह होगा शिक्षार्थी के साथ नियमित संलग्नता को। क्योंकि विद्यालय आधारित आकलन के किसी पहलू, विशिष्ट पहलू, जैसे कि इसमें लाभ प्रकार, जैसे रचनात्मक, योगात्मक, इसे लागू करने की विधियों के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हर प्रकार से हमें प्रिपेयर रहना, तैयार रहना है। किसी भी प्रकार से आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। TT एग्जाम को फतेह करना 101%। छात्रों के आकलन का उपयोग शिक्षकों द्वारा किस उद्देश्य से किया जा सकता है? उच्चतर कक्षा हेतु छात्रों की पहचान करना, विद्यालय के मानक पूरे न करने वाले छात्रों को प्रोन्नत न करना, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार अध्यापन दृष्टिकोण में परिवर्तित करना। बिल्कुल सही बात है। छात्रों की आवश्यकता के अनुसार अगर आप अध्यापन दृष्टिकोण में परिवर्तन कर रहे हैं तो वह आकलन जो होगा शिक्षकों द्वारा उद्देश्य माना जाएगा, छात्रों के आकलन का उपयोग बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया कि रचनात्मक आकलन जो होता है किस प्रकार से हो सकता है? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, 1, 2 दोनों या तत्काल टेस्ट? कौन सा टेस्ट होगा? रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वह प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट दोनों में होता है। अर्थात जो C ऑप्शन दिया गया वह सही होगा, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। सभी लोग समझ पा रहे हैं? समझते जाइए, कमेंट करते जाइए, फीडबैक करते जाइए। गणित में क्षेत्रमिति पढ़ाने से पहले सभी सूत्र बोर्ड पर लिख देना किस उपागम को दर्शाता है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, प्रयोगात्मक, व्यवहारिक। अक्सर आप जब पढ़ाएंगे बच्चों को, गणित के सवाल हल करा रहे होंगे तो सूत्र जो लिख देंगे, बोर्ड पर लिख देते हैं, तो वह उपागम क्या होगा? सूत्र लिख देने मतलब आप बच्चों को नियम पहले बता रहे हैं। सूत्र लिखना मतलब बच्चों को नियम पहले बता रहे हैं। नियम पहले बता रहे हैं मतलब नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं। तो नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं तो निगमनात्मक उपागम हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपके
टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। रचनात्मक आकलन के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ होता है? अभिभावकों द्वारा अतिरिक्त कोचिंग, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शिक्षण, अधिगम की कमियों का निदान और समाधान, या पाठ्य पुस्तक से बाहर का शिक्षण। तो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ जो कहलाता है वह अधिगम की कमियों का निदान और समाधान। निदान और समाधान। उपचारात्मक शिक्षण मतलब रचनात्मक आकलन के अंदर उपचार कर रहा है, उपचार मतलब निदान और समाधान। ये लाइन हमें याद रखना है। उपचारात्मक शिक्षण आए तो निदान समाधान हमें शब्द को पकड़ के बैठ जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संज्ञान शब्द किसे संदर्भित करता है? भविष्य का पूर्वानुमान, विश्लेषण और संश्लेषण, सोचना या जानना, या आत्मनिरीक्षीकरण। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञान जो कॉग्निशन होता है ये किस शब्द को संदर्भित करता है? तो वह सोचने और जानने को करता है। सात से संज्ञान, सात से सोचना। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा कि अव्यवस्थित घर से आने वाले बच्चे को सबसे अधिक कठिनाई किसमें होगी? सुव्यवस्थित पाठ में, स्वतंत्र अध्ययन में, प्रोग्राम आधारित निर्देश में, या वर्कआउट में। सभी लोग बताइए, अपने माइंड की मेमोरी पर थोड़ा जोर डालिए। जो आपने अभी तक पढ़ा है, अपनी एजुकेशन, अपना जो कठिनता है, अपनी जो पढ़ाई है, आज ही चेक करिए और अपने इस क्लास में 30 में से जो आपके सही हो सभी को कमेंट करके बताना है। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। बाल विकास के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स आ चुकी हैं। टॉपर नोट्स नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आ चुकी हैं। प्रीवियस ईयर बेस्ड पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग नोट्स बनाया गया है। नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598 9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करेंगे, टीम हमारी आपको टर्म्स एंड कंडीशन देगी। उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स 15 से 20% तैयारी आपको और मजबूत कर देगी और पक्की कर देगी, सुदृढ़ मजबूत बना देगी। तो अव्यवस्थित घर में आने वाले बच्चे को सबसे अधिक कठिनाई किसमें हो सकती? तो स्वतंत्र अध्ययन। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। ये कथन किसका है? और आपको पता है कथन स्टेटमेंट तो पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना। कथन स्टेटमेंट सभी मनोवैज्ञानिकों के पढ़ना है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है, यह कथन किसका है? अब्राहम मैस्लो, जाक रूसो, जॉन डी W.I. किलपैट्रिक। तो रूसो का कथन है, जीन जैक्स रूसो। प्रसिद्ध कथन महान फ्रांसीसी जिनेवा दार्शनिक कहलाते हैं। उनके एक प्रसिद्ध ग्रंथ है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पहली पंक्ति है जो 1762 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। और प्रश्न अच्छा क्यों है आइए जानते हैं। विशेष शिक्षा कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सामान्य कक्षा में अपनी क्षमता के अनुसार संशोधित गतिविधियों में भी भाग लेता है, यह किस उपागम का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न। विशेष शिक्षा कक्षा में पढ़ने वाला छात्र समान कक्षा में अपनी क्षमता के अनुसार संशोधित गतिविधियों में भी भाग लेता है, यह किस उपागम का उदाहरण है? समावेशन, आंशिक सहभागिता, रिजर्व मिनिस्ट्रिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा समावेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा, संयोजन की बात हो रही। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बिल्कुल कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है। जब हम सीखते हैं वह सबसे अधिक प्रभावी कब हो सकता है? खुद सोचिए कब होगा? जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेगा। देखिए सक्रिय रूप से कौन भाग ले रहा है? विद्यार्थी भाग ले रहा है। तो दो चीज़ें पॉजिटिव दी गई है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑलरेडी। हमें प्रश्न ना पता हो, ऑप्शन को देख कर भी हम सही आंसर लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो आपको टेट एग्जाम को फतेह करने से, सरकारी शिक्षक बनने से, अध्यापक अध्यापिका बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनमें से कौन सा आकलन सीखने में सुधार के लिए किया जाता है? समेकित, प्रारूपिक, वार्षिक या बोर्ड परीक्षा? ये भी आप भली भांति जानते हैं कि ऐसा आकलन जो सीखने में सुधार के लिए किया जाता हो, तो सीखने में सुधार करना है तो प्रारूपिक आकलन होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो ये भली भांति जानते होंगे। संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था, सारी अवस्थाएं आपसे आनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यह आपके टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते समझते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वंशानुक्रम, सामाजिक अंतरक्रिया की, आयु की या बुद्धिलब्धि की होती है? तो वाइगोस्की के अनुसार देखा जाए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है सामाजिक अंतरक्रिया की होती है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार और समाज से ही बेहतर सीखता है। सामाजिक अंतरक्रिया की जो बेस्ट ऑप्शन वह सही हो जाएगा। अगला, निकष्ट विकास का क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? और आपको पता है कोई भी टेट एग्जाम हो जेडपीडी से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो निकष्ट विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? वाइगोस्की ने दी। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर कर लेना। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम लॉ ऑफ इफेक्ट का अर्थ क्या होता है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम लॉ ऑफ इफेक्ट का अर्थ ही होता है सुखद परिणाम वाले व्यवहार की पुनरावृत्ति होना। जो पॉजिटिव चीज़ें हों वो दोबारा होना चाहिए, यानी प्रभाव के साथ, इसलिए प्रभाव का नियम सुखद परिणाम वाले जो यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले फिर वह रिपीट हो। अगला, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या नैतिक यथार्थवाद? कई बार पूछा गया टेट एग्जाम। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोत्तम स्तर है, तो आप सभी लोग जानते होता है उत्तर परंपरागत स्तर जो होता है सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, उत्तर परंपरागत स्तर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा। गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत में इनमें से कौन सी बुद्धि शामिल होती है? और आपको पता है बहुबुद्ध से आपसे 1-2 प्रश्न आना ही आना अनिवार्य है, ये टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। चाहे कोहलबर्ग आए, जीन पियाजे जी आए, थॉर्नडाइक आए, वाइगोस्की आए, इनको घोट के पी जाइए, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 प्रश्न रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत में कौन सी बुद्धि शामिल होती है? भाषाई बुद्धि भी शामिल होगी, तार्किक गणितीय बुद्धि भी होगी और संगीतीय बुद्धि भी होगी, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इधर राइट आंसर कर लेना है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट बॉक्स बना हुआ है, कमेंट करिए, फीडबैक करिए, अपने प्रिपरेशन को मजबूत करिए, अपने अंदर के प्रश्नों के जो कौतूहल मचाए हुए प्रश्न उन प्रश्न को संतुष्ट दीजिए, उन प्रश्न को उत्तर पाइए। आज ही कमेंट कीजिए, अभी कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है? कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है, ज्ञान, अवृत्ति, रुचि, मूल्य, तो ये भली भांति जानते हैं। ऐसा अधिगम का संज्ञानात्मक क्षेत्र ज्ञान ही कहलाएगा। तो ज्ञान क्या होता है? अधिगम का संज्ञानात्मक क्षेत्र कहलाता है ज्ञान, नॉलेज, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, केवल निगेटिव हटा दीजिए, सभी बच्चों को समान अवसर देना, पॉजिटिव हो जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग, ये निगेटिव हो गया, केवल निगेटिव हो गया तो बचता बी ऑप्शन, यानी सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, ये बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा है, सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किसने किया? अल्फ्रेड बिने और थियोडोर, जीन पियाजे जी, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये भली भांति जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, रिपीट हो चुका है कि बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किसने किया है? अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने किया है। फर्स्ट ऑप्शन को सही मान लेना। और अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है, कई बार ये भी पूछा गया है, ये आपके टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। कब आया है? 2024 में आया हुआ प्रश्न है कि सीखने का स्थानांतरण क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एक विषय को भूल जाना, पूर्व अधिगम का नए अधिगम में उपयोग करना, केवल रटना या परीक्षा की तैयारी। परीक्षा की तैयारी, केवल, एक विषय को भूलना, ये तीनों निगेटिव हो गया। बचता क्या है कि पूर्व अधिगम का नए अधिगम में उपयोग करने को हम सीखने में स्थानांतरण बोलते हैं। अकॉर्डिंग क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। ध्यानपूर्वक सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि वे जीव जो केवल पादप पदार्थ का उपभोग करते हैं कहलाते हैं? शाकाहारी, फलवच्छी, सर्वहारी, कीटविच्छी। और इस टॉपिक से खाद्य जाल से एक प्रश्न आता है, आप सभी लोगों को मालूम है। सभी लोग बताइए, वे जीव जो केवल पादप पदार्थ का उपभोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं शाकाहारी। केवल पेड़ पौधे वनस्पति पदार्थों को खाने वाले जीवों को शाकाहारी कहते हैं, और इन शाकाहारी जीवों को खाने वालों को फिर क्या कहेंगे? मांसाहारी, जो द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, द्वितीयक में फिर मांसाहारी होता है, तृतीयक में सर्वाहारी होता है, जो पेड़ पौधे को भी खा लेता है और मांस को भी खा लेता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खा ले और प्राथमिक उत्पादक को खा ले, तो वह कहलाएगा सर्वाहारी कहला जाता है। ठीक है, और आपको पता है
कि खाद्य जाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई भी टेट एग्जाम हो, एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। द्वितीय प्रश्न है कि जंतु एवं पौधे का मुख्य रूप से किसमें सुरक्षित रहता है। ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चिड़ियाघर, अभयारण्य, वनस्पति उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान। सभी लोग बताइए जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमन और नमस्कार कर रहे हैं। तो सभी लोग प्रेम पूर्वक, ध्यानपूर्वक यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि जंतु एवं पेड़ पौधे के मुख्य रूप से किसमें सुरक्षित होता है। जंतु पौधा तो वह होता है राष्ट्रीय उद्यान। क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें वन्य जीवों और वनस्पतियों दोनों को उनके प्राकृतिक आवास में पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए जंतु पौधे दोनों को अगर सुरक्षित है तो वह होता है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क में सुरक्षित रखा जाता है। अगला तृतीय प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा। खगोलीय पिंड से आ सकता है, ठीक है, पुच्छल तारे, इन टॉपिक से एक प्रश्न आएगा। ग्रहों से बात पूछा जा सकता है। तो सूर्य के प्रकाश में जो रंग नहीं होता हो, आसमानी, बैगनी, सफ़ेद, हरा, कौन सा होगा? तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता है? सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद, वाइट रंग नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश स्वयं 7 रंगों से होता है, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WIBGYOR, विबग्योर। वी से बैगनी, आई से जामुनी, नीला, ब्लू यानी नीला, फिर ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज और रेड, वाइट नहीं होता। तो विबग्योर याद रखिएगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इनका मिश्रण होता है, इसलिए सफ़ेद रंग इसमें अलग से मौजूद नहीं होता। अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, संभावित प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस तारीख को लागू किया गया। 22 नवंबर, 19 नवंबर, 15 नवंबर या 1 दिसंबर को। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, ये किस तारीख को लागू किया गया? तो दोस्तों 19 नवंबर को लागू किया गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 19 नवंबर 1986 को जो है लागू हुआ। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हर प्रश्न का सभी को फीडबैक करना है, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना। अगला, अन्वेषण के माध्यम से बच्चों को ईवीएस सीखने के लिए काफ़ी जगह मिलती है। ये क्या इंगित कर रहा है? एक शिक्षक रूप में सोचिए कि अन्वेषण के माध्यम से बच्चों में या बच्चों को ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडीज सीखने के लिए काफ़ी जगह मिलती है अन्वेषण के माध्यम से। अन्वेषण मतलब खोज के माध्यम से। तो क्या ये इंगित कर रहा है, क्या संकेत कर रहा है? ये पर्यावरण अध्ययन रट करके सीखना, तो रट कर सीखना निगेटिव हुआ। पर्यावरण अध्ययन सूचना के द्वारा सीखना, तो सूचना के द्वारा हो सकता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बी सी ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित नहीं है, ना ही सूचना के द्वारा, सबसे बेटर है पर्यावरण अध्ययन क्या है? बाल केंद्रित है, बालक के केंद्रित है, शिक्षार्थी विद्यार्थी केंद्रित है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बेहतर प्रश्न है, बेहतर प्रश्न के साथ बेहतर सभी का कमेंट आना चाहिए। ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन की शिफ्ट के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं, कितने पूर्वी देशांतर पर पार कर जाती? ITCZ खिसकने से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा पार करके 40 डिग्री से 60 डिग्री, कितना होता है ध्यान रखिएगा, 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती। कहाँ पर? पूर्वी देशांतर के भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती हैं। इसको हम ITCZ बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि जल निकायों में सीवेज की निकासी मछलियों के लिए हानिकारक है, क्यों? जल निकायों में जो सीवेज की निकासी होती है वो मछलियों के लिए हानिकारक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें पोषण में कमी आती है, पानी में अत्यधिक CO2 मिलाई जाती है, ये एक बुरी गंध देता है, ये शैवाल प्रस्फुटन की उपस्थिति में से ऑक्सीजन की कमी की दर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? शैवाल प्रस्फुटन की उपस्थिति से ऑक्सीजन की कमी की दर क्या हो जाती? बढ़ जाती है, जिससे जल निकाय में सीवेज निकासी मछलियों के लिए हानिकारक हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन, क्योंकि शैवाल प्रस्फुटन होगा जिससे ऑक्सीजन की कमी बढ़ जाएगी, तो फिर मछलियों के लिए क्या होगा? मछली जीवित नहीं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम घुलित होगा, तो मछलियाँ कैसे ऑक्सीजन ले पाएंगी? अगला, भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता को कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता धीरे धीरे प्रतिदर क्यों कम हो रही है?
जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या में कमी के कारण, प्रदूषण की कमी के कारण या वर्षा जल के कम उपयोग के कारण। देखो उपलब्धता मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा वृद्धि, मतलब ज़्यादा यूज हो रहा है या यूज करने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, उत्पन्न कम हो रहा है, मतलब जनसंख्या वृद्धि। बढ़ती आबादी के कारण प्रति व्यक्ति जल की खपत और मांग बढ़ रही है, जिससे उपलब्धता कम हो रही है। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स आ चुकी है। ABS या अन्य सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। ठीक है, ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है 9630689598। इस पर व्हाट्सएप में हाय हेलो नोट्स टॉपर नोट्स कुछ भी कमेंट करेंगे, हमारी टीम आप तक मैसेज फॉरवर्ड करेगी, टर्म्स एंड कंडीशन को सेंड करेगी। उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके आप टॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर सकते हैं और दृढ़ता के साथ तैयारी पक्की कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और सभी लोग प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें सभी लोग फीडबैक कीजिएगा कि ऐसे क्षेत्र जहां जानवरों को उनके आवास के लिए किसी भी गड़बड़ी से बचाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट टाइगर, बायो रिजर्व या वन्यजीव अभयारण्य, क्या बोलेंगे? ऐसे क्षेत्र जहाँ जानवरों को उनके आवास के लिए किसी भी गड़बड़ी से बचाया जाए वह कहलाता है वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह वह क्षेत्र होता है जहाँ केवल वन्य जीवों को सुरक्षा दी जाती है और मानवीय गतिविधियों पर कुछ सीमा तक छूट भी दी जाती है। तो वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बरगद के पेड़ को सहारा देने वाली लटकती संरचना को क्या कहते हैं? प्रोप रूट्स, स्लिट रूट्स, न्यूमेटोफोर्स या जड़ बाल। आप देख होंगे बरगद का पेड़ है, सहारा देने के लिए जटाएं जो है संरचना एक लट्टी जिसे हम जड़ बोलते हैं, लटकती रहती हैं, लेकिन उसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? उसकी साइंस की भाषा में बोलते हैं प्रोप रूट्स, यानी सहारा देने वाली जड़ें। ये कोष्टक में नहीं लिखा रहेगा, हमने लिखा है, वो केवल आपके एग्जाम में प्रोप रूट्स लिखा रहेगा। तो बरगद की पेड़ की शाखाओं से निकलने वाली लटकती हुई जड़ों को प्रोप रूट्स या स्तंभ मूल भी बोलते हैं। अगर हिंदी में आएगा तो स्तंभ मूल आ जाएगा, तो आप सभी लोगों को समझ जाना है। ठीक है, नो डाउट। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा है कि बाढ़ को मोटे तौर पर कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? जो बाढ़ होता है मोटे तौर पर दोस्तों 2 श्रेणियों में वर्गीकृत होता है। पहली श्रेणी में क्या आता है? तटीय बाढ़ कहलाता है। पहली श्रेणी में क्या कहेगा? जो तटीय बाढ़ होते हैं उनको तटीय बाढ़ कहा जाता है। और दूसरा जो बाढ़ होता है अंतर्देशीय या नदी बाढ़ होता है। तटीय बाढ़ और अंतर्देशीय या नदी बाढ़ 2 प्रकार से श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अगला है जल विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? प्रदूषक नवीकरणीय, प्रदूषणकारी गैर नवीकरणीय, गैर प्रदूषणकारी और गैर नवीकरणीय, गैर प्रदूषणकारी या नवीकरणीय। कौन सा सही होगा? जल विद्युत संयंत्र इनमें से कौन सा होगा? जल विद्युत संयंत्र जो कहलाएंगे वह गैर प्रदूषणकारी और नवीकरणीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गैर प्रदूषणकारी और नवीकरणीय इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है नाविक प्रणाली का अनुप्रयोग है? आपदा प्रबंधन, मैपिंग और जियो डेटिंग, डेटा संग्रह, चालकों के लिए दृश्य और आवाज नेविगेशन। कौन सा सही होगा? नाविक प्रणाली अनुप्रयोग। भारत का नाविक सिस्टम एक आपदा प्रबंधन, मानचित्रण और गाड़ियों के लिए नेविगेशन इन सभी के लिए उपयोग होता है। तो तीनों ऑप्शन सही होंगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। तो नाविक के बारे में आपने समझ लिया कि भारत का नाविक सिस्टम जो होता है वह आपदा प्रबंधन, मानचित्रण और गाड़ियों के लिए जो नेविगेशन होता है इन तीनों में उपयोग होता है। अगला कौन सा आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? मंगल, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। सभी बताइएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, अध्यापक अध्यापिकाएं। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के सबसे निकट हो वह कहलाता है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित आकाशीय पिंड कहलाता है। लगभग 3,84,400 किलोमीटर जो कि सबसे निकट है, ये ध्यान रखिएगा। आकाशीय पिंड है तो चंद्रमा क्या है? एक आकाशीय पिंड है, ये भी आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? मुंबई, कोलकाता, नागपुर, दिल्ली। जब अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण का संगठन हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी, उस समय
जो मुख्यालय था वह नागपुर था। ऑल इंडिया सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के समय इसका मुख्यालय नागपुर, जो कि महाराष्ट्र। ये वे प्रश्न है जो आपके टेट एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है? खारी, लेटेराइट, काली या जलोढ़ मिट्टी? सभी कमेंट कीजिए। तो सभी लोग जानते हो जब भी कपास वाली मिट्टी क्या कहलाती है? कपास वाली मिट्टी काली मिट्टी कहलाती है। काली मिट्टी क्ले भी बोलते हैं, क्ले के साथ चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में क्ले और चिकनी मिट्टी नहीं बोलते, चिकनी मिट्टी की मात्रा इसमें होती है। जी हाँ, काली मिट्टी में जो क्या होता है, क्ले या चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, जिससे भीगने पर अत्यधिक चिपी हो जाती है, ठीक है, और नमी इसमें ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है। तो काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी कहते हैं। और ज़्यादातर काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके बताना हमें। और कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, ये भी सभी को हमें कमेंट करके अवश्य बताना है। ये आपके एग्जाम की वजह से संभावित प्रश्न हो सकते हैं, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है? तो हमने क्या बताया, काली मिट्टी। वही तो पिछले प्रश्न पर चर्चा हुई, चिपचिपी हो जाना मतलब काली मिट्टी। तो काली मिट्टी से 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे। अगला, कंबाइन नामक मशीन की सहायता से निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? थ्रेसिंग, जुताई, सिंचाई, निराई। तो मेरे प्यारे मित्र, सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग कहीं ना कहीं कृषि किसान घरों से जुड़े हुए हैं, और जब भी कंबाइन नामक मशीन पूछी जाती है तो वो थ्रेसिंग या दवनी कहलाता है। कंबाइनर हार्वेस्टर होता है जो मशीन का उपयोग फसलों की कटाई और गहाई अर्थात अनाज को भूसे से अलग करना दोनों के लिए किया जाता है। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और प्यारा सा सभी लोगों को फीडबैक भी करना है कि नागार्जुन सागर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, दिल्ली? सभी लोग बताइए। नागार्जुन सागर बांध या झील, ये तो पहली बात बता देता हूँ किस नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध झील कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो यहाँ पे तेलंगाना मुख्य रूप से है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न है जो स्पोर्ट जीके से भी प्रश्न पूछे गए थे आपके। फीफा विश्व कप 2014 में जर्मनी के खिलाफ ब्राज़ील की नाटकीय हार में मैच के अंत में स्कोर क्या था? 7-1, 5-2, 8-0, 7-3? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फीफा विश्व कप 2014 में जर्मनी के खिलाफ ब्राज़ील की नाटकीय हार में मैच का अंतर क्या था? 7-1 था। ऐतिहासिक अंतर से हराया गया था। और जो अभी 2026 में हो रहा है फुटबॉल का, इससे भी रिलेटेड अब एग्जाम में जो आगामी एग्जाम होगा इनसे प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा। महिला वर्ल्ड कप से प्रश्न आएंगे, पुरुष वर्ल्ड कप से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, बास्केटबॉल हो गया, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, परियोजना विधि में कौन सा बिंदु पूर्व गतिविधि चरण के अंतर्गत नहीं आता है? यानी पूर्व गतिविधि के चरण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, ये जानना जरूरी है परियोजना विधि में। कि परियोजना कार्य की समस्या तथा उसके उद्देश्य होना चाहिए, चुनी गई परियोजना के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करना, नियोजित करना, परियोजना टीम को संगठित करना, परियोजना के स्रोतों एवं उपकरणों की पहचान करना। स्रोतों उपकरणों की पहचान मुख्य रूप से योजना या कार्यान्वयन चरण में होता है, ना कि पूर्व गतिविधि में होता है। जब कार्यान्वयन किया जाता है, योजना बनाई जाती है, तब ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब परियोजना विधि में पूर्व गतिविधि चरण की बात आती है तो उसमें पहले परियोजना कार्य समय की समस्या, उसके उद्देश्य देखेंगे, चुनी गई परियोजना के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करेंगे, नियोजित करेंगे, और परियोजना टीम को संगठित करेंगे, भूमिका एवं कार्य बताना, ये सारी चीज़ें आएंगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा टाइगर, गोरुमारा या बक्सा टाइगर? सभी लोग जानते समझते हैं, आप लोग सभी लोग ज्ञानी सर्वख्याता लोग हैं। इनमें से संरक्षित क्षेत्र अगर मध्य प्रदेश का पूछा जा रहा है तो वह सतपुड़ा टाइगर होगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में, कहाँ पर है? नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम कहाँ पे है? सभी लोग बताइए। होशंगाबाद। होशंगाबाद से कितने लोग हैं यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, क्लास को अटेंड करें, कमेंट अवश्य करिएगा मेरे सभी प्यारे मित्र। होशंगाबाद जिले में स्थित है। अन्य जो विकल्प हैं आपके, ये बक्सा, गोरुमारा, जल्दपारा, ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भूकंप के दौरान भ्रंश या दरार टूटने से कंपन उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं? भूकंपी तरंगे, भ्रंश तरंगे, भूकंप प्लेट या विभंग कहते हैं। तो भूकंप जब आता है उस तरफ भ्रंश या दरार टूटती है, तो उस दरार के में कंपन होता है। तो जब वो दरार में कंपन होगा उस कंपन को क्या कहते हैं? उस कंपन को भूकंपी तरंगे कहते हैं। जब भूगर्भीय दरारें होंगी, टूटती हैं, तो ऊर्जा मुक्त होती है जो भूकंपी तरंगे के रूप में कंपन पैदा करता है, उसे हम भूकंपी तरंगे कहते हैं। और भूकंप मापने का पैमाना क्या है, सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, अगला भाप या बिजली जैसी निर्जीव ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के आधार पर मशीन उत्पादन के उद्भव को क्या कहा जाता है? नगरीकरण, ग्रामीणीकरण, औद्योगिकरण या व्यवसायीकरण कहते हैं। भाप या बिजली जैसी निर्जीव ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के आधार पर मशीन उत्पादन के उद्भव को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं औद्योगिकरण। मानव श्रम की जगह भाप बिजली से चलने वाली मशीनों को व्यापक उपयोग को हम औद्योगिकरण कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के लंबवत वितरण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र, स्तरीकरण, पदानुक्रम या सत्यापन, कौन सा सही होगा, सभी लोग बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के लंबवत वितरण, विभिन्न प्रजातियां उनके प्रजातियों के लंबवत वितरण है, अर्थात उसे हम पदानुक्रम कहेंगे या स्तरीकरण भी कह सकते हैं। लेकिन पारिस्थितिकी में विभिन्न ऊंचाइयों स्तरों पर पौधे और जीवों का वितरण स्तरीकरण कहलाता है। हालांकि बोर्ड की जो आपने ESV का बोर्ड है वह पदानुक्रम को माना है। अब इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा सा होता है, देखिए बोर्ड ने C ऑप्शन माना है, लेकिन होना क्या चाहिए, स्तरीकरण सही यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार की मृदा केवल मृत और अपघटित पादप द्रव्य का एक द्रव्यमान होती है, उसे क्या कहते हैं? किसी प्रकार की मृदा मिट्टी जो केवल मृत और अपघटित पादप द्रव्य का एकमान द्रव्यमान, उसे पीट, लिग्नाइट, कोयलीकरण या बिटुमिनस क्या कहते हैं? तो वह मृदा जो केवल मृत अपघटित पादप द्रव्य का एक द्रव्यमान होती है उसे हम पीट कहते हैं। पीट मिट्टी आंशिक रूप से सड़े गले पौधे और जैविक पदार्थों के संचय से जो बनता है उसे पीट मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक अपने माइंड की मेमोरी पर सेव करिए क्योंकि एग्जाम हाल में यही कार आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जल का लगभग pH है? तो महासागर की लवणता ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो महासागर का pH मान लगभग 8.1 कहला जाएगा। और सभी को पता होगा औसतन 7 होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। तो pH मान से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, ये सभी लोगों को ध्यान देना। pH मान पढ़ लेना अच्छे तरीके से, एक प्रश्न जरूर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की प्रकृति नहीं है? सतत, रैखिक, समग्र, सक्रिय। देखिए सतत प्रक्रिया आपने पढ़ा, समग्र प्रक्रिया पढ़ा, सक्रिय पढ़ा होगा, लेकिन रैखिक प्रक्रिया नहीं पढ़ा, क्योंकि सीखने का कोई सीधा नहीं हो सकता, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, ठीक है, कोई सीधा नहीं सीख सकता। सीखना अधिगम कभी भी सीधा या रैखिक नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है, या सतत हो सकता है, या सक्रिय हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली, सभी लोग बताइए। तो भारत का पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ हुआ था? राजस्थान। और राजस्थान राज्य के कहाँ पर हुआ था? पिलानी पर हुआ था। पहला ऑप्शन सही होगा, भारत का पहला बायोगैस संयंत्र राजस्थान के पिलानी में स्थापित किया गया। और अगला प्रश्न प्यारा सा का है कि CIET का पूर्ण रूप क्या है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी समिति, भारतीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी की अवधारणा, केंद्रीय शैक्षिक सिद्धांत संस्थान। तो CIET का पूरा नाम क्या होता है? C है मतलब तो सेंटर होगा, केंद्रीय हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय होगा मतलब भारतीय वाले 2 ऑप्शन कट गए, बचते हैं 2 ऑप्शन, केंद्रीय शैक्षिक सिद्धांत संस्थान या केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। प्रौद्योगिकी सब जुड़ा हुआ तो आप पहले ऑप्शन को चयन करें। हमें नहीं पता, लेकिन ऑप्शन को देखकर हमने निकाला कि पहला ऑप्शन होगा। पहले 2 हमने गलत निकाले, क्योंकि C दिया तो सेंटर होगा तो भारतीय नहीं होगा कि केंद्रीय लिखा रहेगा, ये समझना है। तो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो NCERT के एक घटक कहलाता है, सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से
या निम्नलिखित वाक्यों में से किस में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है? वह विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है, वह लेट कर खाता है, दाल में घी डाल देना। पूर्वकालिक क्रिया मतलब आपके ये टेट 2024 में आया हुआ प्रश्न है। पूर्वकालिक क्रिया टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। तो पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे हैं और कैसे जानेंगे? एग्जाम्पल्स जानना सभी लोगों को जरूरी हो जाता है। तो वह विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है, दाल में घी डाल देना। अब आपको लगा होगा डी ऑप्शन में डिफरेंट लग रहा है, बाकी खाता है, आता है, ये करता है, दाल में घी डाल देना, ये सारी चीज़ें दी गई। तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू करता है तो पहली समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसकी मुख्य पहचान कैसे होती? धातु के साथ कर या करके जुड़ा रहना। जैसे वह नहाकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी। श्याम दूध पर घूमने जाएगा, वह पूर्वकालिक होगी। बालक पढ़कर सो गया, वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो वह ऐसा वाक्य होता है जिसमें कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ऐसा नहीं आपके टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और बता दूं इस प्रकार से एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में रखा हुआ है, थोड़ा समय लीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए, क्योंकि अभी अगर आपने सही आंसर लगा लिया, सारी चीज़ें सही हो गई, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तैयारी यहीं से होने वाली है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वह लेट कर खाता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर कि पाठ्य पुस्तक है, साधन है, साध है, एकमात्र सामग्री है या अनावश्यक? सभी लोग बताइए। एक जो पाठ्य पुस्तक होता है वह क्या होता है? आपका साधन मात्र होता है, साध्य होता है, या एकमात्र सामग्री होगा, या वह अनावश्यक हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। क्या है? पाठ्य पुस्तक जो कहलाएगा एक साधन के रूप में कार्य कहलाया जाए। और इस प्रकार साधन साध टॉपिक से लेके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित दिया गया है? कि भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालयों में केवल पढ़ना लिखाना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं केवल जहाँ शब्द है निगेटिव हो जाता है। अभ्यास की अपेक्षा, अभ्यास की उपेक्षा जहाँ की जाए, अपेक्षा की जाए, वो भी निगेटिव हो जाएगा। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना लिखा कौशल से ही सीखते हैं, तो केवल शब्द यहाँ भी दे दिया गया, तो ये भी निगेटिव कहला गया। तो बचता है हमारा डी ऑप्शन कि भाषा के चारों कौशलों परस्पर अंतर संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपने जान लिया निगेटिव हमने कैसे पहचाना। यहाँ पे अपेक्षा दिया गया, केवल दिया गया, केवल दिया गया, इससे हमें पता चल जाता है ये निगेटिव ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है शिक्षक बनना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। दोस्तों, ज्ञानात्मक पद से संबंधित अंतिम उद्देश्य क्या होगा? मूल्यांकन, संश्लेषण, बोध या विश्लेषण हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ज्ञानात्मक पद से संबंधित अंतिम उद्देश्य, तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में जो अंतिम उद्देश्य होता है वह कहीं ना कहीं संश्लेषण होता है। लेकिन आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य कौन कौन है, क्योंकि ये भी एक टॉपिक एग्जाम में पूछा जाएगा। तब आपका जवाब कैसा होगा? भाई यहाँ पे अंतिम उद्देश्य तो हमने जान लिया संश्लेषण है, लेकिन अन्य जो उद्देश्य है उनको भी तो जानना जरूरी है। आने वाले एग्जाम में उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जब उनसे संबंधित प्रश्न आएगा तो उनसे हमें नॉलेज होना चाहिए। क्या आपके नॉलेज में है तो आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में इसका बता सकते हैं।
चलिए आइए बात कर ले। ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित अंतिम उद्देश्य जो होता है वह क्या होना चाहिए? पहला, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के चरण में देखा जाए तो पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है बोध, तीसरा होता है अनुप्रयोग, चौथा होता है विश्लेषण और पांचवा होता है संश्लेषण। तो पांचवा संश्लेषण होगा। ठीक है, संश्लेषण मतलब होता है एक नए रूप में जोड़ना, संशोधित, वर्गीकरण, सर्जन और कहा गया। लेकिन मूल्यांकन भी अंतिम उद्देश्य होता है। निर्णय लेना, मूल का निर्धारण करना और वह मूल वर्गीकरण का अंतिम चरण होता है। अब आपको देखने वाली बात यह है कि इसमें जो आपका एग्जामिनर है वह संश्लेषण माना है, लेकिन अंतिम उद्देश्य मूल्यांकन होना चाहिए। हमारा मानना है कि मूल्यांकन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे संश्लेषण माना गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मूल्यांकन यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, लेकिन ईएसबी ने इसको संश्लेषण माना है। और इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं फिर, क्योंकि ज्ञानात्मक पर अंतिम उद्देश्य मूल्यांकन आएगा, लेकिन सभी लोगों ने मूल्यांकन किया होगा, ईएसबी ने इसको संश्लेषण सही मान लिया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस विधि के द्वारा पढ़ने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? व्यास, तुलना, खंडान्वय, समीक्षा विधि। ऐसी विधि दोस्तों जिसके पढ़ने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना होती है, वह कौन सी विधि है? चलिए सभी लोग बताइए। हर क्वेश्चन का पंचनामा करेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जानेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाइड करना है। तो जिस विधि के द्वारा पढ़ने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है वह कहलाती है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि में क्या होता है, छात्र गद्य पाठ की पूरी समीक्षा करते हैं, फिर उसके गुण दोषों की आलोचना और विवेचना करते हैं। व्यास विधि के बारे में अगर आ गया तो व्यास विधि कथा या गद्य खंड के विस्तार और स्पष्टीकरण से संबंधित। अगर कथा या गद्य खंड के विस्तार से या स्पष्टीकरण से संबंधित कोई प्रश्न है तो व्यास विधि कीजिए। तुलना विधि में क्या होता है, तुलना विधि में दो रचनाएं पात्रों के बीच तुलना की जाती है, वह तुलना विधि हो जाती है। और खंडान्वय विधि तो आप जानते होंगे कि इसमें गद्य पाठ के खंडों या वाक्यों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है, तो खंडान्वय विधि हो जाती है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जहाँ आलोचना की बात करें गुण दोषों की तो समीक्षा विधि हो जाए। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की। अशुद्ध वाक्य का चयन करना। मैं आपकी महानता से परिचित हूँ, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मैंने तेरे को कहा तो था, वह खाई बहुत गहरी है। अब इस प्रश्न को देखिए जरा, सारे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, समय लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई पाबंदी टाइमिंग की नहीं है, कितने समय में इतने क्वेश्चन करना है। समय लेके जितना ज़्यादा बेहतर समझेंगे उतना आप सभी के लिए बेहतर होगा। तो अशुद्ध वाक्य हमने कहाँ पे देखा कि मैंने तेरे को कहा था, मैंने तेरे को कहा तो था, क्योंकि तेरे का प्रयोग व्याकरण के अनुसार गलत है। इसकी जगह क्या होगा, तेरे को जगह क्या होना चाहिए, अगर आपको पता है तो आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तेरे की जगह यहाँ ना होना चाहिए मैंने तुमसे कहा तो था, ये होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया कि मैं आपकी महानता से परिचित हूँ, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी शुद्ध वाक्य है। वह खाई बहुत गहरी, ये भी शुद्ध वाक्य है। मैंने तेरे को कहा था, अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पे होना चाहिए मैंने तुमसे कहा तो था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा दिया गया है, निम्नलिखित में सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग कौन सा नहीं होता है? उद्देश्य शिक्षण, पुनः शिक्षण, पाठ योजना का निर्माण। इसको भी आप जानते होंगे, कैसे जानते हैं? सूक्ष्म शिक्षण दिया गया है, ये इसको समझ लीजिए, आपको उत्तर क्लियर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग कौन सा नहीं होगा? देखिए इसमें तो शिक्षण होगा, पुनः शिक्षण भी हो सकता है, पाठ योजना का निर्माण हो सकता है, लेकिन उद्देश्य कथन अंग नहीं होगा। किसी भी सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग उद्देश्य कथन नहीं होगा। बाकी कौन कौन से आपका शिक्षण अंग हो जाएगा, पुनः शिक्षण हो जाएगा, पाठ योजना, तीनों हमारे अंग कहला जाएंगे। सभी लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए 9630689598 इसमें आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे, संस्था द्वारा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देंगे और सुदृढ़ कर देंगे, यानी आपकी तैयारी और पक्की कर देंगे टीटी एग्जाम को फतेह करने के लिए। चलिए आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से प्रारंभिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है? गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गीत अभिनय प्रणाली या अनुच्छेदन प्रणाली?
देखिए, जब भी आपके प्रारंभिक स्तर में कविता शिक्षण की प्रणाली पूछी जाए तो आपको एक दिमाग रखना है, वह होती गीत अभिनय प्रणाली। इसमें क्योंकि इसमें प्रारंभिक स्तर में फर्स्ट से लेके आपके 5th क्लास तक के बच्चों की बात की जाती है ना, तो इसमें बच्चों को गीत के द्वारा, अभिनय के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे बच्चे इंटरेस्ट होते हैं, बच्चे सीखते हैं, समझते हैं और समय देते हैं। तो कुछ बच्चे अगर गीत और खेल के माध्यम नहीं सिखाएंगे तो बच्चे ऊब जाएंगे। तो गीत खेलों में बच्चे का मन लगता है और इसी प्रकार से वह सीख भी जाते हैं। तो गीत अभिनय प्रणाली बेस्ट होती है प्राइमरी लेवल के लिए। अगला, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को किस तरह के सवाल उनकी समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होता है। आप खुद शिक्षक है, आप खुद सोचिए कि आपको पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को किस तरह के सवाल उसकी समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होगा। देखिए, पढ़े गए पाठ को जोड़ते अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाला प्रश्न। क्या शिक्षा मिलती है, ये वाला प्रश्न। यदि तो वे वाले प्रश्न, या क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। कौन सा प्रश्न करेंगे, सभी लोग बताइए। प्रश्न बहुत इजली है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका जवाब देना ये थोड़ा सा आपको लगेगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, थोड़ा सा आपको अगर प्रश्न पर ध्यान देंगे तो प्रश्न पर ही उत्तर लिखा गया है, आपके प्रश्न पर ही उत्तर लिखा हुआ है। देखिए, समझ के मूल्यांकन से जुड़ी बातें होती हैं कि पढ़े गए पाठ से जो जोड़ते अपने निजी अनुभव को व्यक्त करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी समझ मूल्यांकन होगा। क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न ये भी हो सकता है, या क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, ये दो डबल रिप्लाई होगा। यदि तो वे वाले प्रश्न, यदि तो वाले प्रश्न अगर ऐसा हुआ तो यदि तो क्या होगा। देखिए, बच्चों के व्यक्तिगत जुड़ाव और जीवन कौशल को परखते हैं जो निजी अनुभव होता है, तो ये निजी अनुभव मूल्यांकन बेस्ट आएगा। शिक्षा वाले प्रश्न अगर आता है कि क्या शिक्षा मिलती है, तो पाठ का मुख्य उद्देश्य व निष्कर्ष को दर्शाता है। लेकिन यदि तो वाला प्रश्न है, मात्र परिकल्पनाएं बढ़ाते हैं, मूल पाठ की समझ को ठोस का आकलन नहीं होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि तो वाला प्रश्न मूल्यांकन में सहायक नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका क्या होगा। बातचीत, अपने अनुभव का निर्माण, संवाद, या व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि बच्चों के मौखिक व्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम जो प्रभावी होगा वह कौन सा होगा, सभी लोग बताइए। हर प्रश्न का यहाँ पे पंचनामा करेंगे, हर प्रश्न का पंचनामा के साथ उसका डिटेल जानेंगे और समझेंगे और आपका फीडबैक जानेंगे, राइट आंसर जानेंगे। सभी प्यारे में सभी शिक्षक बंधु कमेंट कर दीजिएगा। तो जो व्याकरण आधारित संरचना है ये बच्चों के मौखिक व्यक्ति का विकास करने का सबसे कम प्रभावी आएगा। बातचीत करें, अपने अनुभव का वर्णन करें, संवाद अदायगी तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन व्याकरण आधारित संरचना ये जो होता है अभ्यास, ये कहीं ना कहीं मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम प्रभावी व्याकरण आधारित करेगा। बातचीत से मौखिक होगा, अपने अनुभव का वर्णन करेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि व्याकरण आधारित में क्या होता है, बच्चों में केवल नियम शुद्धता पर ध्यान होगा, जिससे मौलिक स्वतंत्रता मौखिक व्यक्ति का विकास इसमें सीमित हो जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बातचीत तरीका सबसे कम होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होगा कि बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, बच्चे के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों को बार बार टोकने से क्या होगा। अक्सर आप देखते होंगे जो त्रुटियां होती हैं तो फिर आप बार बार बच्चों को टोकते हैं, तो ये टोकना क्या होगा। खामोश होना नेगेटिव होगा, आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों के भीतर, टोकने से आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाएंगी, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। जी हाँ, अगर शिक्षक बच्चा कोई पढ़ रहा है, शिक्षक टोक देंगे कि यहाँ गलती हुई, त्रुटि हुई है, बार बार जहाँ पर गलती होगी, इससे क्या होता है वह बच्चा त्रुटि के कारण को समझ पाता है। इसलिए कारण क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा है कि निम्न में से मूल्यांकन करने की परिभाषात्मक परीक्षा कौन सी होती है। मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक, लिखित प्रयोगात्मक दोनों होगा। तो मूल्यांकन करने की परिभाषात्मक परीक्षा पूछी जा रही वह होती है, मूल्यांकन करने की परिभाषात्मक परीक्षा कौन सी होगी, लिखित, मौखिक, कौन सी होगी, सभी लोग बताइए। बेस्ट प्रश्न पूछा जा रहा है और बेस्ट प्रश्न पूछा जा रहा है तो बेस्ट आपका जवाब भी आना चाहिए।
चलिए राइट आंसर आ चुका है कि वह होगी दोस्तों लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा। मूल्यांकन करने की सबसे परिभाषात्मक परीक्षा लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षा होती। परिभाषात्मक, योगात्मक, लिखित, प्रायोगिक। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा दोनों शामिल होती। लिखित परीक्षा में ज्ञान और समझ का जांच होता है और प्रयोगात्मक में कौशल और प्रयोग करने की क्षमता दोनों हो जाती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ क्लियर हुई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा के रूप को सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? लेखन, वाचन, व्याकरण, शुद्धलेख। सभी लोग बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। भाषा के रूप को सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? किसी भी भाषा के रूप को हम सार्थक बना देंगे, उसका शुद्ध व्यवस्था बना दें, तो वह क्या कहलाएगी? तो वह कहलाती है व्याकरण। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं, अगला प्रश्न प्यारा सा है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करना है। ग्राम, कर्ण, चंद्र, आग। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे होते हैं जो आपके रूपांतरित होते हैं। संस्कृत का जो रूपांतरण होता है, संस्कृत का डायरेक्ट जो शब्द हिंदी में होता है उसको हम तत्सम बोलते हैं, उसको रूपांतरण कर देते हैं तो तद्भव बन जाता है। तो ग्राम तत्सम है, कर्ण भी तत्सम है, चंद्र भी तत्सम है, लेकिन आग यहाँ पे क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अगर यहाँ पे अग्नि लिखा होता तो ये भी तत्सम हो जाता, लेकिन आग लिखा हुआ है इसलिए ये तद्भव हो जाएगा, क्योंकि ये रूपांतरण शब्द है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए देखते हैं प्रश्न। प्रयोजनाओं का वर्गीकरण किलपैट्रिक ने इनमें से किन भागों में नहीं किया है? रचनात्मक, उपभोगात्मक, समस्यात्मक या संदेहमूलक। तो प्रयोजना का वर्गीकरण किलपैट्रिक ने रचनात्मक में किया, उपभोगात्मक में किया, समस्यात्मक किया, लेकिन संदेहात्मक में नहीं किया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संदेहात्मक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है तो वह डी ऑप्शन नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर। स्वर कितने होते हैं सभी लोग बताइए। फिर होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। ठीक है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग 3 होते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि सत, धन, जन, सज्जन में कौन संधि होगी? तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं ता और जा मिलके जा में आधे जा में परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा व्यंजन संधि होता है। तो सज्जन में सत, धन, जन बराबर सज्जन होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और संधि से एक प्रश्न पूछा ही जाता है और आपके एग्जाम में समास से भी प्रश्न आता है। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? तो सभी लोग जानते हैं चौराहा समास है। तो प्रथम पद यहाँ पे चौराहा है, मतलब 4 शब्द दिया गया है, अर्थात संख्यावाचक है। जहाँ पे संख्यावाचक होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। जब दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास होता है। तो प्रथम पद संख्यावाचक, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका अर्थ हास्य में कौन सा समास होगा? तो नीलकंठ, नीला है अर्थात मतलब नीलकंठ अर्थात यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाए। और आप ये जानते होंगे बहुब्रीहि समास के बारे में कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? वैसे जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे या अन्य अर्थ का संकेत दे, तीसरा पद प्रधान बन जाए। जैसे नीला है कंठ अर्थात शिव, इसमें ना तो पहले पद का अर्थ प्रधान है ना ही दूसरा, बल्कि दोनों का गौण पद हो जाता है। तो हमारी बहुब्रीहि समास की पहले पहचान है तीसरे अर्थ की प्रधानता होना। अब विग्रह करने का तरीका क्या होता है? अंत में जो, जिसके, जिसका, अर्थात जैसे शब्द प्रयोग हो, जो, जिसके, जैसा। नीला कंठ है जिसका, या जो, या जिसके, ये शब्द आए तो समझिए वह बहुब्रीहि समास है। इसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? सूरज, हाथ, अग्नि, कान। सूरज तद्भव, हाथ, कान, ये तीनों कौन से हैं? ये तीनों हमारे तद्भव हो जाएंगे, लेकिन हमारा एक शब्द दिया गया तत्सम, वह है अग्नि। अग्नि क्या होगी यहाँ पे? अग्नि हमारी हो जाएगी तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तो देखिए तद्भव शब्द कौन सा हो सकता है यहाँ पे? देखिए मयूर तत्सम हो गया, दंत, दुग्ध, ये हमारे कैसे तत्सम शब्द हो गए।
तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट लिए जाते हैं। तद्भव होगा मोर। मोर का तत्सम क्या होगा सभी लोग बताइए। मयूर दिया गया है, तो मोर यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। अगला है अनुराग शब्द का सही विलोम क्या होगा। चिराग, राग, प्रेम, आसक्ति। तो जो आपके अपठित गद्यांश पद्यांश दिए रहेंगे उनसे शब्द लिए रह जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा इसमें से आप विलोम बताइए, पर्यायवाची बताइए। तो अनुराग का विलोम होता है विराग। प्रेम का विलोम क्या होगा सभी लोग बताइए। प्रेम का विलोम सभी लोग कमेंट करके बताइए। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अमृत सुधा होता है, सोम होता है, पीयूष होता है। पावक किसका है, पावक अग्नि का पर्यायवाची है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञानी, विद्वान। जो सब कुछ जानता हूँ उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ ज्ञाता। कहते हैं सर्वज्ञ ज्ञाता है, वो सब कुछ जानता है। बी ऑप्शन सही करें। तो एक शब्द एक वाक्य वाला भी आता है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का बताइए। तो एक मुहावरा भी पूछा जाएगा। आंखों में धूल झोंकना मतलब सभी लोग जानते हैं, धोखा देना। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सफलता शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। संज्ञा भी पूछ लिया गया। तो सफलता यहाँ पे जातिवाचक ना है, क्योंकि व्यक्ति का भी नाम नहीं दिया तो व्यक्ति नहीं होगा। सफलता यहाँ पे कोई समूह का भी जिक्र नहीं है तो होगा भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा में पूछे जाए जाति, व्यक्ति, भाव, समूह, इन चारों संज्ञा को पढ़ लीजिएगा, चारों उदाहरण को पढ़ लीजिएगा। इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। शिक्षक ने किसको पढ़ाया, छात्र को। कर्ता ने कर्म को, शिक्षक ने पढ़ाया। शिक्षक ने छात्र किसको पढ़ाया, को पढ़ाया। तो को विभक्ति किस में आती है, कर्म कारक में आती है। कर्म कारक हो जाए। और कारक से एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, दोनों भाषाओं में कारक से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में किस कारक से, अलग होने के अर्थ में। अर्थात अलग होने के अर्थ में कौन सा होगा, अपादान कारक आता है। भाई वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो जहाँ पे अलग होने का अर्थ होगा वह अपादान कारक वहाँ पे आता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। उज्ज्वल कई बार आ चुका है और ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उज्ज्वल का सही शुद्ध रूप क्या होता है, दोनों आधा जा रहे। क्या सही है ये बताइए, सभी लोग बताइए। तो जी हाँ, उज्ज्वल सही का अर्थ बताइए। उज्ज्वल इसमें से कौन सा है। उज्ज्वल जिसमें डबल जा आधे रहें वह रहे ला है, वह होता है। और इसका अर्थ होता है चमकदार, प्रकाशमान और स्वच्छ होता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उज्ज्वल का वो सही होगा। दोनों आधे जा रहेंगे वह शुद्ध होता है। ठीक है। और आपके स्क्रीन पर प्रश्न है कि उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये तो आप भली भांति जानते होंगे कि उत्सर्ग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उत उपसर्ग लगा हुआ है। और उत उपसर्ग आपका पहला ऑप्शन है। तो ये हमने आपकी हिंदी भाषा का प्रयोग की में आया हुआ प्रश्न। आइए देखते हैं किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपके टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न दिया गया है। अंडरवुड घन अंडरवुड 729 प्लस घन अंडरवुड 5832, इसकी दोनों को वैल्यू जोड़ना। देखिए घन में पूछा गया है और घन के लिए क्या होता है सभी लोग बताइए। देखिए 729 का मतलब होता है 9 गुणे 9 रूट के अंदर इतना आएगा। घनमूल हम निकालेंगे तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 9 निकल के आएगा। यानी 9 की घात कितना है, 3 है, अंडर रूट के अंदर है तो रूट के बाहर निकालेंगे तो 9 निकल के आएगा। उसी प्रकार रूट के अंदर जो 5832 इसका गुणनखंड कर लेंगे। इसका गुणनखंड आएगा 18। 18 गुणे 18 करेंगे अर्थात रूट के अंदर 18 की पावर 3 तो निकलेगा तो बचेगा 18 है। तो 9 और 18 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कह रहा है 9 धन 18 बराबर अंडर रूट क्या आएगा। अब रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा,
27 करिए, 27 12 अंडर रूट घटाना, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, रूट हट जाएगा तो क्वेश्चन मार्क। तो 27 का अगर वर्ग करते हैं बराबर अंडर रूट कोष्टक इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 27 का वर्ग बराबर क्या बचेगा हमारा, केवल क्वेश्चन मार्क बस। ठीक है, तो 27 का वर्ग कितना आता है, 27 का वर्ग आता है 729। 729 वाला नहीं कि जो डी ऑप्शन दिया गया है सही हो जाएगा, यानी आपके प्रश्न पर ही उत्तर है, वही हमारा उत्तर भी आ रहा है, वही संख्या आ रही है। सभी लोग समझ गए। अब चलते देखते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ, इसको भी हल सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है कि 18 गुणे 45 ऋण 36 गुणे 27 धन 18 गुणे 2 की पावर 2 के बराबर इसकी वैल्यू क्या आएगी। बहुत ही सिंपल से बात है, पहला पद करना क्या है, 18 गुणे 45 पहला पद निकालिए, 18 गुणे 45 करेंगे 810 आएगा, फिर 36 गुणे 27 करिए तो माइनस 36 गुणे 27 करिए सभी लोग 972 आएगा, फिर 18 गुणे 2 का वर्ग अर्थात 18 गुणे 4, 18 गुणे 4 करेंगे तो बराबर कितने आएगा 72 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे प्लस 72 कर देंगे। बस इसको आपको जोड़ लेना है, 810 माइनस 972 प्लस 72 तो कितना, तो माइनस का 90 आएगा, क्योंकि माइनस का 972 है, 810 और ये कितना हो जाएगा 72 10 82, 882 और 972 कितना आएगा, माइनस का 90 आ गया ना, यानी जो सी ऑप्शन कह रहा है बिल्कुल सही होगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन सही होगा। बहुत ही सिंपल से प्रश्न पूछे गए थे और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी, जिसमें आपके मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598, ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर करेंगे टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स सभी सब्जेक्ट के पाई। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है, पूछा जाता है कि अभिनव 10 वर्ष का है, कितने वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अभिनव कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का। अब बताना कितने वर्ष बाद उसकी आयु जो है वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, आयु से प्रश्न आता है। तो वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु 10 वर्ष है, 4 गुनी हो जाती तो 10 गुणे 4 करेंगे तो 40 वर्ष हो जाएगी। अब आवश्यक वर्ष क्या है, आवश्यक मतलब 40 माइनस 10 कर लेना और कुछ नहीं करना, 40 माइनस 10 करेंगे 30 वर्ष आ जाएगा, 30 वर्ष ही आ जाएगी। अभिनव 10 वर्ष का है, कितने वर्ष बाद उसकी वायु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो 30 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही होगा, बहुत ही सिंपल सा जवाब बिल्कुल मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20% कम हो जाती है, मूल क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत होगी, चौड़ाई कितने प्रतिशत तक बढ़ानी होगी, सभी लोग बताइए। देखिए प्रतिशत का वृद्धि का सूत्र क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है R/100 माइनस R गुणे 100%, ये फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि का, जहाँ R हमारा दिया गया 20%। तो वृद्धि बराबर क्या निकालेंगे, 20 सभी लोग निकालिए, वृद्धि बराबर हो जाएगा 20/100 माइनस 20 गुणे 100, तो 20/80 कहलाया, यानी 2/8 गुणे 100 बराबर 25%, यानी जो सी ऑप्शन कह रहा हो सही हो जाए। फार्मूला हमारा निकालना है, फार्मूला प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है R/100 माइनस R गुणे 100, ये क्या होता है, ये प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है, वृद्धि प्रतिशत में निकालना होता है। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा अगला प्रश्न है, हल करना है। 3 की पावर y प्लस 1 माइनस 3 की पावर y प्लस 5 बराबर 4 इंटू 5 वाई की पावर 5 की पावर y माइनस 2 माइनस 5 की पावर y प्लस 3। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं यहाँ पे y बराबर 0 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए y बराबर 0 रखने पर तो 3 की पावर y प्लस 0 यानी 0 धन 1 आ जाएगा, तो 0 धन 1 का वैल्यू कितनी होगी, 1 ही कहलाएगी। फिर 3y धन 5, 3 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 की पावर 5 आ जाएगा, बराबर 4 इंटू y की पावर 0 रखना है ना, तो 0 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, पहले RHS पहले एक साइड का सॉल्व करते हैं, तब वैल्यू अच्छी निकल आएगी।
दोनों साइड कर लेते हैं, चलिए दोनों साइड कर लेते हैं। तो 5 की पावर 0 माइनस 2 माइनस 5 की पावर 0 प्लस 3, दोनों पक्षों को साथ कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 माइनस 3 की पावर 5, तो 3 माइनस 3 पचे 3 दिखाए 9 27, 27 पंचे 243, 203 माइनस 243 मतलब माइनस का 240 आएगा इसकी वैल्यू, माइनस 240 इसकी आ गई। अब हमें निकालना है 5 की पावर 0 माइनस 2 माइनस 5 की पावर 0 प्लस 3, इसकी वैल्यू निकालिए। 4 गुणे 1/25 ऋण 125 बराबर 4 गुणे 1 ऋण 31/25 यानी वैल्यू क्या आ गई, 4 गुणे माइनस 3124/25। इस समीकरण को चर मान शून्य की स्थिति में संतुष्ट माना जाता है। अगर चर मान आता है शून्य की स्थिति माना जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारा शून्य आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या माना जाता है, समीकरण को चर मान शून्य की स्थिति में संतुष्ट माना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये आपके टेट एग्जाम में बीजगणित से प्रश्न है। बीजगणित की सर्वसमीका दी गई है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से सॉल्व कर लीजिए। ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 8 ऋण 3 इंटू 8 प्लस 3 बटे का 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 से कट गया, 8 प्लस 3 यानी 8 3 11, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछा। अगला, यदि 10/7 बराबर 7/12 दशमलव कितनी वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए जहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लीजिए, मतलब 10 हमारा 7 दिया गया है बराबर 7/12 एक्स मान लीजिए। त्रियक गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो 12 एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 7 7 49, 12 एक्स धंधा 120 एक्स आएगा और 49 आ जाएगा। तो 120 एक्स बराबर 7 7 49, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 49/120 मतलब 4/25। 4/25 किस में दिया गया, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्गमूल का प्रश्न पूछा गया था। वर्गमूल का प्रश्न है कि वर्गमूल निकालना है, 0.0841 का वर्गमूल किसके बराबर होगा। तो ये सभी लोगों को पता होगा कि 841 का वर्गमूल कितना होता है, 29 के बराबर होता है। ठीक है, 841 का वर्गमूल 29 होता है। दशमलव के बाद 4 अंक हैं, अतः वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, अर्थात 0.29। 0.29 किस में दिया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बहुत ही प्यारा सा अगला प्रश्न। ABCD एक समान चतुर्भुज है जिसमें कोण DAB 30 डिग्री है, BC 20 सेंटीमीटर है, AB 20 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है A गुणे B गुणे साइन थीटा, यानी कि 20 गुणे साइन 30। 20 गुणे 20 कितना आ गया, 400 आ गया, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कितना होगा 400 गुणे 1/2 करिए बराबर 200 वर्ग सेंटीमीटर। किस में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। अगला कह रहा है, अगला प्रश्न भी है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखना समझना है। त्रिभुज के एक कोण का माप 60 डिग्री है और अन्य दो कोणों का अनुपात 3:1 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं आप, कंपलसरी। शेष दो कोणों का योग 180, भाई 60 दिया गया है एक कोण, तो दो कोणों का कितना मानेगा, 180 में 60 घटेंगे तो बचा 120। दो कोणों की वैल्यू 120 आ गई और एक का तो 60 ऑलरेडी दिया गया है, तो अनुपात कितना आ गया, 3x अनुपाते 1x बराबर 120। तो 4x बराबर 120 आया, दोनों को जोड़ देंगे तो 4x बराबर 120 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो बड़ा कोण मतलब 3x, अर्थात 3 गुणे 60
अर्थात 90। तो बड़ा कोण क्या आ जाएगा? 90 आ गया। एक कोण 60 का है, एक कोण 90 का है, कितना हुआ? 150। तो अगला होगा 30 का। तो 30 तो निकला था ना। इससे हमारी वैल्यू पता चल जाती है। तीनों कोणों, हमारे सारे कोणों का वैल्यू पता चल गई। यदि z बराबर 4 हो तो 2 - 3 कोष्टक के अंदर 7 धन z का मान निकालिए। z की वैल्यू 4 है तो z बराबर 4 रख दीजिए भैया। 2 - 3 7 धन 4। पहले कोष्टक को थोड़ी 7 4 11 11 तई 33 और 33 में 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 31। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक लाइन एक में उत्तर सॉल्व हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। हरीश ने 18:40 मतलब 6:40 अपनी यात्रा शुरू की PM में शाम को। 22:20 यानी रात को 10:20 पर समाप्त की। यात्रा पूरे करने में लिया गया समय निकालिए। भाई शाम को 18:40 में बेचारा बैठता है। ये 22:20 - 18:40 कर दीजिए। तो 40 यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो 22:20 है इसको 21 करके और 60 जोड़ देंगे तो 60 20 क्या आ जाएगा? यहाँ पे 80 आ जाएगा। मिनट को बढ़ा देंगे और यहाँ पे 18:40 कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया ना 0 4 11 में 8 गया 3 यानी 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। माँ ने लड्डू बनाए और मेहमानों और परिवार के सदस्यों को कुछ लड्डू दिए। अभी भी 7 लड्डू बाकी हैं। अभी भी 7 लड्डू जो बाकी है, यदि माँ द्वारा दिए गए लड्डू की संख्या L है तो उसे कितने लड्डू बनाए? इस प्रकार के प्रश्न समझ लें। कुल लड्डू बराबर बांटे गए लड्डू धन शेष लड्डू। तो L धन 7 आ जाएगा सीधे, डायरेक्टली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सी ऑप्शन को एक बिल्कुल आंख बंद करके आंसर कर लीजिए आप लोग। यदि z बराबर 12 है तो z क्यूब -5 z स्क्वायर -14 की वैल्यू कितनी होगी? तो कुछ नहीं करना है, z का क्यूब यानी 12 का क्यूब कर दीजिए, -5 z का वर्ग है यानी 12 का वर्ग कर दीजिए, -14 कर दीजिए। बस इसका सलूशन निकाल लीजिए। 12 क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। कितना? 1728 माइनस 12 का वर्ग -14 कर दीजिए। 12 का वर्ग 144 में 14 घटाएंगे 130 आएगा। तो 130 को 5 से गुणा करेंगे तो 650 आ जाएगा। तो 1728 में 650 को घटा देंगे 1078 आ जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न, बिल्कुल कोई ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। ₹2.80 का 40 पैसे से अनुपात निकालना। सिंपल सी बात है, पैसे में कन्वर्ट, रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लिए। कैसे? इसको 280 पैसे कर दीजिए, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 2 रुपये में 200 पैसे, 80 280 पैसे बटे 40 कर दीजिए। 0 कट गया, 28 बटे 4 आ गया, फिर 2 से काट दीजिए 14, 2 आ गया, फिर आ गया 7, 7:1 आएगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किस गणित मूल से मेल खाता है? तो हागवेन के अनुसार देखा जाए गणित सभ्यता का दर्पण है तो कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक रूप से हो जाए। कौन सा हो जाएगा? सांस्कृतिक वाला सही हो जाएगा। क्या सही दिया गया है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि ये वे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। और रिपीट होना मतलब आपसे बनना चाहिए। सांस्कृतिक मतलब किसी गणित किसी भी समाज, उसकी संस्कृति का मुख्य भाग होता है और हमारी संस्कृति और प्रगति उसके विकास छोटे हो। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आप सभी लोग तैयार हैं प्रश्नों को देखने के लिए, समझने के लिए? अगला प्रश्न प्यारा प्रश्न कि गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो ये तो जानते हो कि गणित की प्रकृति हमारी तार्किक होती है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। पेडागॉजी के बहुत अच्छा प्रश्न है, और बहुत अच्छा प्रश्न है तो जवाब भी बहुत अच्छा मिल जाता है। कह रहा पैटर्न की पहचान और उनका पूरा होना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों अनिवार्य हिस्सा है? क्योंकि हम जानते हैं छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। क्या करता है? छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और उन्हें संख्याओं और संचालन में गुणों को समझने में मदद करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। यदि
स्टार का अर्थ गुणा, हैच का अर्थ माइनस, एट द रेट का अर्थ भाग और डॉलर का अर्थ प्लस हो तो इसकी वैल्यू निकालिए। बस वही चीज़ है जैसे पिछली बार हमने किया था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यंजक हमारा बन जाएगा 25, हैच की जगह माइनस करना है तो 25 माइनस 5, डॉलर की जगह प्लस करना है तो 2 आ गया, बराबर 20 धन 2, 25 माइनस 5 प्लस 2 करना है, कितना नहीं, प्लस 2 अभी नहीं होगा, 25 माइनस 5 हुआ, फिर डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दिया हमने, फिर 3 स्टार का अर्थ गुणा है तो 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4, फिर एट द रेट का अर्थ है भाग 6 कर देना। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग 4/6 पहले करेंगे तो आ जाएगा 2/3, ठीक है। इसको काटेंगे 2/3 तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2, 25 में 5 गया 20 आएगा, 20 तो 22 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि गुणा का अर्थ घटाना, प्लस का अर्थ गुणा, ऋण का अर्थ जोड़ हो तो कौन सा सही होगा। देखिए वैल्यू दीजिए, 6 लिखिए, प्लस का अर्थ गुणा तो गुणा कर दीजिए, 3 गुणा का अर्थ घटाना तो 3 ऋण 1 कर दीजिए, और भाग का अर्थ कहीं कुछ दिया है नहीं, भाग का अर्थ कुछ नहीं दिया है, भाग का अर्थ नहीं दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भागे 5 दिया है तो हम क्या करेंगे समझिए। सभी लोग बताइए, भाग और गुणा की वैल्यू जो होती है 6 गुणे 3 माइनस 1 भागे 5 दिया गया है, भागे 5 कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे 1 आना चाहिए, गलत दिया गया है, भागे 1 होगा, ठीक है, मिसटर्निंग हुआ है, तो भागे 1 हो जाएगा तो एक वही वैल्यू रहेगी, तो 6 गुणे 2 हो जाएगा, 6 दुगुणे 2 मतलब 12 आ जाएगा, 12 था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 की जगह 1, ठीक है, ये याद रखना है, कभी कभी थोड़ी सी चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं जिसका आंसर भी बदल जाता है। यदि एक बच्चे ने वातावरण के साथ औचित्य बनाना सीख लिया है तो एक शिक्षक रूप में उस बच्चे के बारे में आपकी क्या राय होगी। तो वह बच्चा कहने के उसके वातावरण का अच्छा ज्ञान न होना कहलाए, औचित्य बनाना सीख लिया है इसलिए। इसके बाद देखते हैं कि तुलनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बिंदु क्या होते हैं। उद्देश्य, परीक्षण, सामान्यीकरण स्तर सभी होते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। इसके बाद गेने की सीखने की पदानुक्रमित संरचना का उच्चतम चरण कौन सा है। गेने का उच्चतम चरण होता है अवधारणा अधिगम होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 राशि 8:9 के समानुपाती है, यदि पहली राशि 200 है तो दूसरी राशि निकालिए। यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम नहीं, 8 इकाई बराबर 200 है, मान लीजिए 8 यूनिट बराबर 8 इकाई बराबर 200 है, तो 1 इकाई बराबर 200/8 निकलेगा, अर्थात 25 आ गए, 1 इकाई की वैल्यू 25 आ गई, तो 9 इकाई की वैल्यू कितनी जाएगी, 25 गुणे 9 कर लीजिए, अर्थात 225 आ जाएगा। एक का मान 200 है, दूसरे का 225 आ जाएगा, और 200 अनुपाते 225 करेंगे, आपके काटेंगे 8:9 ही आएगा। सभी लोग समझ गए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है विद्यार्थी बालक बालिका की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कक्षा में शिक्षक खालिस्तान गतिविधियों का आयोजन करता है। कक्षा में शिक्षक किन गतिविधियों का आयोजन करता है, अधिगम और शिक्षण का आयोजन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि गणित को स्कूली पाठ्यक्रम में रखने का क्या कारण नहीं है, किस कारण से नहीं रख रहे हैं। तो गणित के शिक्षण के लिए महंगे शिक्षण आधारित जो विधियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा जाए। गणित सभी विज्ञानों का आधार है, बिल्कुल सही बात है। गणित के तार्किक रवैया उत्पन्न किया, बिल्कुल सही बात। गणित की परिभाषा सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही है।
लेकिन गणित के शिक्षण के लिए महंगे शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारा कारण नहीं होगा। अगला कि कौन सा जो संगठन है जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है? वह संस्था है NCTE। और आपका अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षण मॉडल को वर्गीकृत किसने किया है? तो 3 परिवार। आधुनिक शिक्षण मॉडल में वर्गीकृत किए गए 3 परिवारों में वर्गीकृत किया गया। कई बार रिपीट होता है प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखना है कि आधुनिक शिक्षण मॉडल को वर्गीकृत 3 परिवार में किया गया। प्रश्न आगे कि 3 परिवार ये है कौन कौन? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? सूचना प्रसंस्करण परिवार, व्यक्तिगत परिवार और सामाजिक अंतःक्रिया का परिवार। शिक्षण मॉडलों के अकॉर्डिंग सूचना प्रसंस्करण, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्तिगत और व्यवहार संशोधन, टोटल 4 परिवार है दोस्तों, 3 नहीं होंगे, 4 है। कौन सा? सूचना प्रसंस्करण, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्तिगत और व्यवहार संशोधन, 4 हो जाएंगे यहाँ पे। और अगला प्रश्न है A और B एक साथ मिलकर 35 दिनों में काम का एक भाग पूरा करते हैं, जब A अकेला 60 दिनों में एक काम को पूरा करता है, तो उसी काम को B अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न। A B दोनों मिला के, अर्थात A + B दोनों मिला के एक दिन में 1/35 भाग काम करते हैं, तो A का एक दिन में 1/60 भाग, कि 60 दिन होगा। B का उसी दिन निकाल लेंगे, B का एक दिन में 1/35 माइनस 1/60 बराबर 1/84 आएगा। क्या दो लिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्म कुत्रोभ्यः उचितम उत्तरम लिखित्वा महाजनस्य संसर्गैः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं वारिधत्ते मुक्तफलाश्रियम्। इस अपृत गद्यांश से आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। मतलब महाजनस्य संसर्ग है, महान व्यक्ति को संगति, उचितम उत्तरम कस्य नोन्नति कारय, महान व्यक्तियों की संगत किसकी उन्नति नहीं करती? पद्मपत्र स्थितम वारी, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी जल की बूंदें, धत्ते मुक्त फलम श्रियम, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी जल की बूंद भी मोती के समान शोभा धारण कर लेती है। पद्मपत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्त फल श्रियम। ठीक है, अब इस गद्यांश से आपके देखिए किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। नोन्नति इत्यस्य का समास है, नोन्नति में समास पूछा जा रहा है, मतलब नोन्नत पद में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, नन तत्पुरुष में बहुब्रीहि समास। अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर अवश्य बता सकते हैं। सभी कमेंट करेंगे, सभी प्यारे साथी। राइट आंसर आ चुका है, वह होगा दोस्तों नन तत्पुरुष समास, जहां पूर्व पद ना या निषेधात्मक हो, नोन्नति, नो ना आए यानी निषेधात्मक हो, नकारात्मक हो, ऐसा अर्थ दे तो वहां पर नन तत्पुरुष समास होता है। इसका विग्रह क्या होगा? ना उन्नति। नोन्नति मतलब ना उन्नति, जिसकी उन्नति ना हो तो नन तत्पुरुष समास हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? जहाँ ना, नो, नकारात्मक आए, निषेधात्मक आए तो हमें वहाँ पे नन तत्पुरुष समास कर देना। अगला प्रश्न प्यारा सा कि वारि इत्यस्य पर्यायः पद्मस्ति, कमलम, पद्मम, फलम, तोयम। वारि का पर्याय पद यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वारि शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है? वारि, वारि का पर्यायवाची, वारि का पर्यायवाची होता है तोयम। वारि मतलब जल, तोयम, वारि, जलम, अम्बु, सलिम, ये सभी जल अर्थात पानी के पर्यायवाची है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पद्म इत्यस्य पर्याय पद्मस्ति। पद्म शब्द का पर्यायवाची है, पर्याय पदमस्ति मतलब पर्यायवाची क्या होगा? पद्म। पद्म को हम क्या बोलते हैं? कमलम, पंकजम, कमलम हो गया, पंकजम हो गया, नीरजम हो गया, ये सभी कमल के पर्यायवाची। इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा है कि प्रस्तुत श्लोके छंदः कस्ति। अब श्लोक में छंद पूछ लिया गया है। अब हमारा श्लोक क्या दिया गया है, पहले एक बार श्लोक देखते हैं। ये हमारा श्लोक है, इस श्लोक में छंद पूछा गया है, कौन सा छंद हो?
तो इस देखेंगे प्रत्येक चरण में कितने 8 वर्ण हैं। गिनिए सभी लोग 8 वर्ण हैं कि नहीं। कुल 4 चरणों में है। 4 चरण में टोटल 32 वर्ण होते हैं और प्रस्तुत श्लोक के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इसमें 8 वर्ण होंगे, इसमें 8 वर्ण होंगे, तो 32 वर्ण होते हैं। ये अनुष्टुप छंद कहला जाएगा। क्या होगा? अनुष्टुप छंद कहला जाएगा। तो हमारा यही पूछा गया कि प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद होगा, तो अनुष्टुप छंद हो जाएगा, जिसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, वह अनुष्टुप छंद कहलाता है। इसके बाद अगला है कि अशुद्धम वाक्यम क्यों। अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। इमे नेत्रे, इमे ओष्ठे, इमौ कर्णौ, इमे भुजे। देखिए अशुद्ध यहाँ पे कौन सा दिया गया है? अशुद्ध है जैसे आपका दिया गया है इमे ओष्ठे। ओष्ठ मतलब ओठ है और ये कौन सा होता है? पुल्लिंग हो जाएगा। इसका द्विवचन रूप ओष्ठव हो जाएगा। ओष्ठ का द्विवचन अगर हम पूछें तो ओष्ठ का ओष्ठव हो जाएगा, यह द्विवचन कहलाएगा। और इसी के साथ सर्वनाम इमौ का प्रयोग हुआ। अगर सर्वनाम पूछा जाए तो इमौ हो जाएगा। इमौ यहाँ पे क्या है? सर्वनाम हो जाएगा। कैसे? इमौ का प्रयोग होना चाहिए। इमय ओष्ठे, तो इमे हुआ है, सर्वनाम यहाँ पे गलत दिया गया है इमौ। इमे ओष्ठे लिखना व्याकरण जैसा शुद्ध होगा तो इमौ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए अशुद्ध वाक हो जाएगा। बाकी इमे नेत्रे, इमौ कर्णो, इमे भुजे, ये सही है। लेकिन यहाँ पे जैसे इमौ कर्णो दिया गया है उसी प्रकार से इमौ ओष्ठो होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि दंताय इत्यस्य समुचितम विशेषण किम। दंताय मतलब दांत के लिए सही विशेषण क्या होगा? तो सही होता है श्वेताय। दंताय शब्द कौन सा है? दंताय शब्द पुल्लिंग है और कौन सा है? बहुवचन है। पुल्लिंग में कौन सा है? बहुवचन है। और इसका रंग सफ़ेद होता है, सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसका विशेषण क्या हो जाएगा? श्वेता है, अर्थात सफ़ेद। दांत किस रंग के होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। अगला पश्यति सह नतः इत्यत्र रिक्त स्थाने समचत पदम किम। खाली स्थान पश्यति सह नतः इत्यत्र, अर्थात रिक्त स्थान में सही पद बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मया, मम, मत, मई। देखिए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हुई है, अर्थात मई आएगा। मई पश्यति सह नतः इत्यत्र, अर्थात मुझ पर देखते ही वह झुक गया या प्रणाम किया। तो मई मुझ पर, मई पश्यति सह नतः इत्यत्र, मुझ पर देखते ही वह झुक गया या प्रणाम किया। तो मई पश्यति सह नतः, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला नारी इति पदे कहा प्रत्यय। नारी पद में प्रत्यय पूछ लिया गया है, तो नारी पद में ऋण प्रत्यय आएगा। कैसे आएगा? नियमानुसार संस्कृत के नृ या नर शब्द में स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या शब्द लगता है? ऋण लगता है, इसलिए नारी मतलब नरा कर दें या नर कर दें और धन ऋण जोड़ लेंगे तो बन जाएगा नारी। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए। हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी। जिनको भी संस्कृत भाषा की टॉपर नोट्स चाहिए, जैसे संस्कृत में हिंदी अनुवाद में जिस प्रकार के संस्कृत पेडागोजी के प्रश्न आपके टेट एग्जाम पूछे जाते हैं वो सारा कंबाइंड किए, वो सारे टॉपिक कवर किए गए, सारे शिक्षा शास्त्र के टॉपिक कवर किए गए हैं। अगर आप भी आज ही संस्कृत की टॉपर नोट्स चाहिए, आज ही व्हाट्सएप करिए 9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है 9630679598। इस पर व्हाट्सएप करेंगे, टीम आपको फॉरवर्ड करेगी डाटा। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स पाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। 15 से 20% और मजबूत बनाइए। तो चलिए तैयारी को मजबूत बनाने के साथ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। साथियों ते आम्र फलानी खादामी, खादामी खादामी शुद्धम कुरुति, अर्थात ते जो शब्द हो जाएगा ये क्या आएगा? प्रथम पुरुष का बहुवचन कहलाएगा, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की होगी। खादामी नहीं होगी, क्या होगी? खादंती होगी। शुद्धवाक ते आम्र फलानी खादंती, वे सब आम खाते हैं। क्योंकि हमारा ते क्या है? ये ते क्या है? ते प्रथम वचन का बहुवचन, प्रथम का बहुवचन।
उसी प्रकार से खदाम भी प्रथम का बहुवचन खादंती होगा। इसके बाद देखते हैं अगला, शिशुकई रोचते शुद्धम कुरुति। शिशुकय रोचते, इसको शुद्ध रूप में लिखना है, तो शिशुकय रोचते नहीं होगा। रुचि का मतलब होता है अच्छा लगना। धातु युग में चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, शिशवे रोचते, शिशवे रोचते होगा। लेकिन हमारा जो ESV है, व्यापम है, उसको शिशुना सही माना है। होना चाहिए शिशवे, लेकिन व्यापम ने शिशुना सही माना है। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 आंसर निकल के आ रहे हैं। ESV ने, एग्जामिनर जो है वो दूसरा कुछ मान रहे हैं। आप इसको किस तरह से देख पा रहे हैं, मानेंगे क्या शिशुना की तरफ या शिशवे? कौन सा आंसर सही होना चाहिए, सभी लोग बताइए ध्यानपूर्वक। और आप लोग भी थोड़ा सा सोचा करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचेंगे, सोचने से क्या होगा, इम्प्रूवमेंट बेहतर होती है, समझ बढ़ती है, और समझ के साथ साथ सारी चीज़ें बढ़ती हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपका इंतज़ार कर रहा है। बोला कि सर मेरे को क्यों नहीं बता रहे हैं आप, मेरे को क्यों नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन शिशवे सही मानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बालकाय भाषा अधिगमे भाषाम द्विविधम वदति, ऐसा उक्त कश्यति चॉम्स्की, अरोनी, वाइगोस्की, जीन प्याजे जी। मतलब यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि बालक भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा को द्विविधम वदति, तो 2 रूपों में बोलता है, या कथन किसका है। तो बालक भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा को 2 रूपों में बोलता है, ये कथन वाइगोस्की का है। क्योंकि प्राइवेट स्पीच और सोशल स्पीच की अगर बात आती है तो आपके वाइगोस्की का नाम अवश्य आता है। और पेडागॉजी में ध्यान रखिएगा, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, दोनों का सिलेबस सेम रहता है। क्योंकि वाइगोस्की की बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रणेता हमारे वाइगोस्की कहलाते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक शब्द आए तो वाइगोस्की के ऑप्शन पे ही करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षायाम शिक्षिका श्लोकम पठति, कक्षा में जो है शिक्षिका श्लोक पढ़ाती हैं। श्ला श्लोकेन सह संबंधिता ग्रंथ कवि विषय अपि ज्ञानम ददाति सा अनुसरति, श्लोक के साथ साथ उससे संबंधित ग्रंथ और कवि के विषय में ज्ञान देती हैं। यह सिद्धांत किसका अनुसरण कर रहा है। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं, समवाय सिद्धांत। समवाय सिद्धांत वह सिद्धांत जिसमें मूल विषय पढ़ाते समय उससे जुड़े अन्य संदर्भ जैसे कवि, इतिहास, व्याकरण आदि में साथ में जोड़कर पढ़ाएं, उसको हम समवाय सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद अगला कि शिक्षकै कक्षायाम बालानाम कर्णभ्याम विकासाय करोति, दृश्य साधनानां प्रयोगैः, दृश्य शब्द साधनानां प्रयोगैः, श्रव्य साधनानां प्रयोगैः प्रदत्ता सर्वे विकल्प, यह सभी विकल्प। तो शिक्षक जो है कक्षा में बच्चों के कानों में विकास के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो कानों के लिए भाई कौन सा करेगा, श्रव्य साधन, जिससे सुनाई देगा तभी विकास होगा, सिंपल सी बात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। AIR ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता स्टेशन विद्यालयीय कार्यक्रम प्रथमम प्रसारित अभूत, कोलकाता स्टेशन स्कूली विद्यालय कार्यक्रम सबसे पहले कब प्रसारित हुआ था। तो 1937 में हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता स्टेशन में वर्ष 1937 में पहली बार स्कूली छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया गया था। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना। साथियों, संस्कृत भाषा या शिक्षणे प्रथमम भाषा कौशलम अस्ति, संस्कृत भाषा शिक्षण में पहला कौशल होता है सुनना, दूसरा होता है भाषण, तीसरा होता है पठनम और चौथा होता है लिखनम। इनसे 1-2 प्रश्न आता है कौशल से, चाहे सिंपल आए, साधारण आए, कठिन आए, लेकिन एक प्रश्न जरूर आएगा। अगला कि भाषा आय पाठ चर्चायाम साहित्य से समावेश है स्यात्, भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य का समावेश होना क्यों किया जाता है, साहित्य का समावेश किस लिए किया जाता है। ताकि इदम विद्यार्थिनम आलोचनात्मक क्षमता वर्धते, साहित्य पढ़ने से छात्रों में चिंतन, विश्लेषण और आलोचनात्मक क्षमता का विकास हो, समीक्षात्मक क्षमता का विकास हो। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
सभी लोग समझ पा रहे हैं? सभी लोग बेहतर कमेंट करते जाइए, फीडबैक करते जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लेखनस्य प्रक्रियाएं उपागमस्य लक्ष्यमस्ति, अर्थात लेखन की प्रक्रिया उपागम का लक्ष्य क्या होता है? वो होता है उभयम प्रक्रियायाम परिणामे चा। लेखन की प्रक्रिया उपागम केवल अंतिम परिणाम ही नहीं होता है, बल्कि लिखने के विभिन्न चरण, उभयम प्रक्रियायाम परिचरण, कौन से? योजना बनाना, प्रारूप तैयार करना, संशोधन करना, ये प्रक्रिया और परिणाम समय पर ध्यान देती है। दोनों प्रक्रिया परिणाम, इन दोनों पर ध्यान दिया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न अगला है, और प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा फीडबैक भी करना पड़ेगा। यदा अध्यापिका आवागमने छात्रान् न्यूनतां च ज्ञातुं परीक्षां करोति तादृशी परीक्षा एवं भवति, अर्थात जब अध्यापिका छात्रों के सीखने में आ रही कमी या कमियों को जानने के लिए परीक्षा लेती हैं, तो ऐसी परीक्षा को हम क्या बोलेंगे? छात्रों की कमी या कमी जानने के लिए परीक्षा ली जा रही है, अर्थात तो उपचारात्मक परीक्षा कहलाएगी, क्योंकि सामान्य कमियों को पहचानना निदानात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना, कमी को पहचानना निदानात्मक होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है कि ये जो होगा उपचारात्मक होगा। अब आप बताइए, निदानात्मक होना चाहिए, उपचारात्मक होना चाहिए, दोनों में से कौन सही होगा? थोड़ा आप लोग भी सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, सोचिए अपने मन में, और जितना ज़्यादा बेहतर सोचेंगे उतना सही बेहतर होगा आप सभी के लिए। यदा अध्यापिका आवागमने छात्रान् न्यूनतां च ज्ञातुं परीक्षां करोति तादृशी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? निदानात्मक परीक्षा होगी, ना कि उपचारात्मक। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा है, और प्यारा सा सभी लोगों को फीडबैक करना है कि पाठांतर्गतो निहित निगूढ़ शब्दानां साहाय्येन ग्रहीतानुम अपरिनिष्ठितां शब्दानां अर्थज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन संबंधा। पाठ के भीतर छिपे हुए गूढ़ शब्दों और संदर्भ की सहायता से जो नए अपरिचित शब्द या अपरिचित शब्द का अर्थ समझने की प्रक्रिया किस कौशल से संबंधित होती है? नए अपरिचित हैं तो हम पढ़ने से होंगे, क्योंकि पढ़ते समय पाठ के संदर्भ को समझकर कठिन या नए शब्द या अपरिचित शब्द को अर्थ निकाल कर पढ़ने की कौशल की एक प्रमुख प्रक्रिया होती है। तो पठनेन इज द राइट आंसर होगा। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि भाषा अर्जनम सामर्थ्यम केन प्रतिपादनम, सभी लोग बताइए। भाषा अर्जन सामर्थ्यम केन प्रतिपादितम? स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की, जीन पियाजे जी। देखिए, भाषा अर्जन की बात हो रही। भाषा अर्जन की अगर बात समझें तो चॉम्स्की का नाम आता है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यह मस्तिष्क में मौजूद एक सैद्धांतिक व काल्पनिक यंत्र है। यह बच्चों को भाषा में व्याकरणिक नियमों को सहज रूप में समझने में मदद करता है। तीनों प्रकार से पूछा जा सकता है, तो हर प्रकार से हमें प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, तो प्यारा सा फीडबैक आप बनता है कि कस्यचित् पाठस्य पठन अवसरे अधोलिखितेषु किम अत आवश्यकम। पढ़ने का मुख्य उद्देश्य केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं होता है। पढ़ने का उद्देश्य पाठस्य का अर्थबोध करना भी होता है। पाठ के अर्थ को समझना अर्थात अर्थबोध करके पढ़ना बेहतर होता है। पितु इति पदे का विभक्ति, पितु पद का विभक्ति पूछी जा रहा है, तो पितु का विभक्ति क्या होगा? कौन सी विभक्ति यहाँ पे रख गई? देखिए, यहाँ पे ऋकारांत पुल्लिंग होगा पितृ, और शब्द का यह पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति होगी। एक वचन का रूप पितु होता है, तो पंचमी एवं षष्ठी, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि नायिका इतस्य पदस्य संधि विच्छेद का भविष्यति। नायक पद का संधि विच्छेद बताइए। तो नायक पद का संधि विच्छेद क्या होता है? नय धन अकह, क्या होता है?
नए धन अकय होता है, तो नए धन अकय होगा मतलब नायकय होगा, तो नए धन अकय यानी बी ऑप्शन सही होगा। और कौन सी संधि होगी यहाँ पे? अयादि संधि होगी, अयादि स्वर संधि, जहाँ पे ए का आय हो जाता है, नायका है ना, तो ए और आ मिलके आय में परिवर्तित हो जाते, तो नायका बन जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षण से मुख्यम उद्देश्यम किम। प्राथमिक शिक्षण में भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक शिक्षण में भाषा का मुख्य उद्देश्य भाषायाय अव्यक्ति सामर्थ्य से विकास है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण या रटने की जगह अपने विचारों को व्यक्त करना अर्थात अभिव्यक्ति कौशल में सक्षम बनाना मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि छात्रेषु पठन कौशलस्य विकासाय का पद्धति उत्तमा भवति। सस्वर पठनम, मौन पठनम, केवलम शब्दकोश दर्शनम या कंठस्थीकरण। तो छात्रों में पठन कौशल के विकास के लिए जो पद्धति हमारी सर्वोत्तम होती है वह होती है सस्वर पठन, सही शुद्ध उच्चारण पढ़ना। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिभाषा सूत्रे 3 लैंग्वेज फार्मूला संस्कृत भाषा स्थानम अस्ति। त्रिभाषा सूत्र का जो है संस्कृत भाषा में स्थान क्या है? तो एक तृतीय भाषा के रूप में, वैकल्पिक भाषा के रूप में लिखा गया है। फर्स्ट आपका जो लैंग्वेज है राज्य की भाषा होती हिंदी, सेकंड लैंग्वेज होता है इंग्लिश या और कोई भी हो सकता है अपने अपने राज्य में। त्रिभाषा जो तृतीय होता है, वैकल्पिक जो भी भाषा हो आपके यहाँ, तो हमारे तृतीय भाषा कहलाएगी वैकल्पिक भाषा। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, टेट एग्जाम में आया है कि कृष्ण सर्पैः इत्यत्र कह समास है। कृष्ण सर्प में समास पूछ लिया गया। कृष्ण सर्प मतलब काला सांप। काला सांप जहाँ पूर्व पद विशेषण हो, कृष्ण मतलब क्या है? पूर्व पद विशेषण हो, अर्थात कृष्ण काला और उत्तर पद विशेष हो। सर्प क्या है? विशेष है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसका समास विग्रह क्या होगा? कृष्ण असौ सर्पः। कृष्ण सर्प का कृष्ण असौ सर्प, इसका समास विग्रह हो जाएगा। गत्वा इति पद का प्रत्यय अस्ति। गत्वा में प्रत्यय बताइए, तो गत्वा में सभी लोग जानते हैं गा धन कत्वा, गा धातु कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स, कि व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिका उत्तमा विधि कह अस्ति। व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उत्तम विधि कौन सी होती है? और वह होती है आगमन विधि। आगमन विधि पहले उदाहरण दिया जाता है, नियम से समझाया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार सीखने की सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है आगमन विधि। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो एक नंबर पक्का कर सकता है आपका, कि उपचारात्मक शिक्षण कस्य कृते कृते, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए किया जाता है? कस्य कृते कृते, किसके लिए होता है? मेधावी छात्रों के लिए, छात्र त्रुटियों के लिए, केवल प्रतिभावान, तो केवल सब नेगेटिव होगा। परीक्षा परिणाम वर्धन, तो यहाँ पे होगा छात्रे भय त्रुटि नाम अर्थात न्यूनता नाम निवारणम। निदानात्मक परीक्षण द्वारा पहचान की गई छात्रों के सीखने संबंधी कमी, गलतियों को दूर करना, उपचार करना, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।